हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो 2019 का जो क्वेश्चन बैंक है ना, पीवाईक्यू, उसमें के जितने भी मतलब फर्स्ट सीटिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे साइंस के, वो सारे आज पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और वीडियो से थोड़ा सा यदि हेल्प हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, सेकंड ऑप्शन है लिस्मानिया, थर्ड ऑप्शन है प्रोटोजोआ और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज राइट आंसर। देखिए, प्लाज्मोडियम जो है ना, वो एक मलेरिया परजीवी है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। देखिए, फर्स्ट है कोयला, सेकंड है लकड़ी, थर्ड है पेट्रोलियम, फोर्थ है बायोगैस। तो देखिए, निम्न में से जो हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सा उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ना, सेकंड नंबर का फोर्थ नंबर जो आंसर होगा राइट आंसर हो जाएगा। बायोमास जो है ना, वो हो जाएगा एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर कह रहा है कि सल्फर की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रो क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गया। देखिए, जो क्वेश्चन है वो है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, बेसिकली सल्फर की जो परमाणु संख्या होती है ना, वो होती है 16। तो 16 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाएगा तो देखिए 2, 8 एंड 6 हो जाएगा। तो देखिए, यही पूछ रहा है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो बेसिकली जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो बाह्यतम कक्षा में पहले आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा और इजली यहाँ पे तो देखिए बाह्यतम कक्षा में कितना है, 6 है। तो यानी ग ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कह रहे हैं कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है क में 2 दिया है, सेकंड ऑप्शन में 5, थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में 1 है। तो देखिए, हमने बताना है कि मानव के हृदय में कितनी कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी ने पता होना चाहिए कि मानव की ह्यूमन जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होता है, बायालिंद, दायालिंद और दायानील बायानील, ऐसा ऐसे ही होता है ना। तो देखिए, फोर्थ ऑप्शन इज राइट, सॉरी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। देखिए, कवक में पोषण की बेसिकली मृतजीवी पोषण की विधियाँ पाई जाती हैं, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सिक्स नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। तो देखिए, इसमें हमने बताना है कि कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए, ये जो फर्स्ट वाला हो जाएगा ना, वो हो जाएगा CH4, ये मीथेन का हो गया। उसके बाद ये दूसरा हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा ना वो थर्ड नंबर C2H4 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, देखिए, जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है सेवन नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन हम ढूंढेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहे हैं अवतल लेंस, सेकंड ऑप्शन है उत्तल लेंस, थर्ड ऑप्शन है समतल लेंस, समतल अवतल लेंसेज क्या, और उसके बाद फोर्थ नंबर है वो कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ना, देखिए, बेसिकली जो है ना, ये लेंस की फोकस दूरी कभी भी जब धनात्मक की बात आ जाए ना, तो सबसे पहले आपने जाना है उत्तल लेंस। ऑप्शन में देखना है कि उत्तल लेंस है या नहीं। उत्तल का कोई भी उत्तल लेंस हो या फिर उत्तल दर्पण हो, कोई भी उत्तल का होगा ना, सब उसकी पॉजिटिव होता है। तो हमेशा जब भी पॉजिटिव की बातें आ जाए ना, किसी की फोकस दूरी या फिर वक्रता त्रिज्या क्या है, पॉजिटिव है, तो हमेशा ये आपने उत्तल मारना है, यानी कि इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। तो चलिए, इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अवतल लेंस, सेकंड ऑप्शन है उत्तल लेंस और थर्ड ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बेसिकली जो होता है ना वो, चलिए देखिए, जो क्वेश्चन जो इसका आंसर जो होगा ना, वो उत्तल लेंस तो हमने बताया था कि हो जाएगा, लेकिन इसमें जो, हाँ, क्या क्वेश्चन है यार। हाँ, देखिए, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। देखिए, इसमें ना उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष को मतलब संशोधित करने में। तो देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष को हम क्या ऐसे कह सकते हैं, दूर दृष्टि दोष। क्लियर है। तो देखिए, दूर में कितना है, दो है, ये संख्या सॉरी कह रहे हैं, दो
अक्षर है दू और अदूर, वैसे ही मतलब दो है। और उत्तल में भी वैसे ही करके थर्ड है, और अवतल में ज़्यादा चार है, ये चार वर्ड करके है, चार जो अक्षर है। तो इसीलिए आप लोग ऐसे ही रिलेट करके याद कीजिएगा कि दूरदृष्टि दोष से दूरदृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाए। दूर और उत्तल, इसमें भी ऊ का मात्रा है, इसमें भी ऊ का मात्रा है, तो बेसिकली यही फॉर्मूला, यही मतलब ट्रिक लगाकर आप लोग इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए जो आप लोग का PYQ है ना, वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। एज अ PYQ अब क्या एंटीबायोटिक तो नहीं कह सकते, बट बहुत ज़रूरी होता है PYQ सॉल्व करना। PYQ सॉल्व करने से ना पूरे आपके एग्ज़ाम्स की ना कमजोरी पता चल जाती है, उनकी कमजोरी क्या क्या है। एज अ बोर्ड की कमजोरी पता चलती है भाई, उनकी कमजोरी क्या क्या है, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग PYQ बहुत मतलब एज अ सॉल्व कीजिए लो। देखिए हम करा रहे हैं PYQ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए लो, और इससे जितनी भी नॉलेज गेन कर सकते हो आप लोग लीजिए भाई, लीजिए लो। बिकॉज आप लोग के अब एग्ज़ाम्स भी एज अ कौन सा मंथ चल रहा है, ये सितंबर तो अब कंप्लीट होने वाला है कि इतना आज 20, हाँ 10-15 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाने वाला है। 10-15 दिन क्या, 10 दिन, हाँ मैक्सिमम यही कुछ है। उसके बाद सितंबर भी क्लियर हो जाएगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो होता है, तो 14 दिन उधर का छोड़ ही दीजिए। तो देखिए एज अ बस 4th मंथ है आप लोग के पास, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए इंशाल्लाह आप लोग को 450+ मार्क्स आना ही आना है। और ऑब्जेक्टिव का हम पे छोड़ दीजिए लो, 230 मार्क्स से एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं जाएगा। बस आप लोग वीडियो को देखते जाइए लो, जितने हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं ना सब आप लोग करते जाइए लो, इंशाल्लाह आप लोग के रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है जस्तीकरण, सेकंड ऑप्शन है एनोडीकरण, थर्ड ऑप्शन है समृद्धीकरण और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा एनोडीकरण, यानी ख ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। देखिए फर्स्ट है वाट, सेकंड है वाट घंटा, थर्ड है यूनिट और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा वाट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। देखिए सामान्य नेत्र के लिए ना दूर बिंदु होता है ना, वो इन्फिनाइट होता है, ये अनंत तक की बिंदु को देख सकता है। ऐसा आप लोग का ये नहीं ना है कि हम बस जैसे पढ़े हैं तो बस बुक ही तक, एज अ बुक को आप लोग देख रहे हैं तो बस बुक की कुछ सीमा तक आप देख सकते हो, कुछ पेजेस तक आप देख सकते हो। अरे नहीं, मतलब कुछ पेजेस तक ऐसे देख सकते हो, ऐसे नहीं ना है कोई लिमिट। आप लोग जब मतलब जितना दूर चाहो उतना दूर देख सकते हो, अगर बीच में कोई प्रतिबिंब ना आए तो, बीच में कोई वस्तु ना आए, सॉरी प्रतिबिंब बीच में कोई वस्तु ऑब्जेक्ट ना आए, तो आप लोग ईजिली आप लोग बहुत से दूर तक देख सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सामान्य नेत्र की जो दूर बिंदु होती है ना, वो अनंत होती है, आप जहाँ तक चाहो तहाँ तक देख सकते हो। लेकिन बीच में ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाते हैं, एज अ कण वगैरह आ जाते हैं, तो हम लोग आगे की चीज़ें और मतलब नहीं देख पाते हैं साफ साफ क्लैरिटी से, लेकिन हम लोग अनंत तक चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए इसका तो ये आंसर एक सही हो जाएगा। लेकिन एक और आप लोगों से देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और पूछ देता है कि सामान्य नेत्र की जो नज़दीकी दूरी होती है ना, वो कितनी होती है। तो देखिए वो होता है ना 25 सेंटीमीटर। तो उसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिए और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। देखिए बेसिकली हाइड्रोजन के जो दो परमाणु होते हैं ना, उन लोगों के बीच में ना केवल एक अबंध बन। देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ आंसर दे पाएंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एक अबंध, सेकंड ऑप्शन है दो अबंध, थर्ड ऑप्शन है त्रिअबंध और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए अबंध बनने का सीन क्या होता है। देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, एक होता है ना। हाँ जी। देखिए तो एक होता है, तो ऐसे ये लोग साझेदारी करते हैं ना, तो यदि ये एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया या फिर एक ले लिया, तो एक यदि एक इलेक्ट्रॉन्स का साझेदारी हो रहा है, तो उसे उससे जो मतलब हमारा जो बंधन बनेगा वो एक बंध, जैसे एकल बंध कहते हैं कि सिंगल बॉन्डिंग कहते हैं। और बेसिकली जिसमें दो, जैसे ऑक्सीजन हो गया उसमें दो का आदान प्रदान होता है, तो वो हो जाएगा बेसिकली आपका डबल बॉन्डिंग यानी द्विआबंध। तो ऐसे ही करके बॉन्ड बनते हैं और त्रिआबंध भी हो जाएगा। और उसके बाद 4 या 5 बॉन्ड बनना है तो उसके लिए अलग कुछ फॉर्मूलाज लगते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर का है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है घास, गेहूँ तथा आम, ख ऑप्शन है घास, बकरी तथा मानव, ग ऑप्शन है बकरी, गाय तथा हाथी, घ ऑप्शन है घास, मछली तथा बकरी। देखिए
तो हमने बताना है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिए आहार श्रृंखला का निर्माण बेसिकली जो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर जो ख नंबर घ नंबर सॉरी सेकंड जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। देखिए घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा, ये क्लियर है ना। लेकिन अगला जो क्वेश्चन देखिए, घास को गेहूँ कैसे खा सकता है जी। बेसिकली होता है ना कि एक चीज़ों को, जैसे मैं आप मुर्गी खा रहे हो, मुर्गी दाना खा रही है एज अ, तो ये हो गया आहार श्रृंखला बन गया। लेकिन ये घास गेहूँ का ये चक्कर नहीं चलेगा। देखिए उसके बाद बकरी को, गाय बकरी को खाता है नहीं ना, क्या हाथी गाय को खाता है नहीं। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मछली, घास को मछली खाता है, बिल्कुल खाता है, लेकिन मछली को बकरियाँ नहीं खाती हैं। तो यहाँ पे घास मछली तक तो सही सीन था, लेकिन आगे चल के बकरी बीच में जब आ गई तो यहाँ पे लफड़ा सब खराब हो गया, मामला गड़बड़ हो गया यहाँ पे। तो देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मामला सेट हुआ है कि घास को बकरी खाई है, बकरी को मनुष्य खा लिया, एकदम परफेक्शन के साथ ही आहार श्रृंखला बन गया है। तो चलिए ये जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आंसर है वो सही होगा। और अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। देखिए जो बेसिकली हमारा अंडाशय जो होता है ना, अंडाशय नहीं होगा। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर देने की प्रयास करेंगे। देखिए अग्नाशय है, और सेकंड में है पीयूष ग्रंथि, थर्ड में अंडाशय, और फोर्थ में वृषण। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो अंडाशय ही हो जाएगा, यानी ग ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर कह रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए हमने बताया, देखिए ऑप्शन पहले देखते हैं। फर्स्ट है CH4, सेकंड है C2H6, और थर्ड है C2H4, और फोर्थ है C3H8। देखिए हम ऑप्शन नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वीडियोज़ लॉन्ग हो जाती है, और वीडियो जो लॉन्ग हो जाती है तो आप लोग देखते ही नहीं हो, वो सब, और व्यूज़ नहीं आते हैं तो थोड़ा सा हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, अच्छा फील नहीं होता है। तो अच्छा देखिए वीडियो लॉन्ग तो नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। बस 14 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा ना। इसमें पढ़ाई में ना आप लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों में तो आप लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे होगे सब टाइम। तो थोड़ा सा वीडियो को भी पढ़ाई से रिलेटेड है तो देख लो यार। ऑफकोर्स में PYQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एकदम गाजर का हलवा जैसे एकदम बताया जा रहा है इसको। सॉरी गाजर का हलवा तो टफ होता है बनाना ना, सूजी के हलवा जैसे बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा इसे पढ़ लीजिए लो। देखिए तो क्वेश्चन पे आता है। देखिए क्वेश्चन जो हमारा था ना, कह रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए C2H4 जो होगा ना, इसका आंसर यही राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर जो इसका आंसर है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक कमेंट में ना इसका नाम बताइएगा कि इसे हम क्या कहते हैं, इसका जो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक जो नेम है, रासायनिक जो नाम है उसे हम क्या कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर का है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। देखिए फर्स्ट है समतल दर्पण, सेकंड है उत्तल दर्पण, थर्ड है अवतल दर्पण, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोग आप लोग बाइक वगैरह में देखे होंगे जो साइड में जो हेडलाइट लगा हुआ होता है वो, उसमें ना बेसिकली उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और देखिए ये आपके 2 नंबर भी क्वेश्चन में आते हैं कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके देखिए बहुत से इसके बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है ना कि इसका दृष्टि क्षेत्र होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, और सेकंड जो होता है ना इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है, और इतना बेनिफिट्स हो गया। हाँ, और थर्ड जो बेनिफिट्स है इसके फ़ायदे जो हैं वो क्या होता है ना कि छोटी चीज़ में ना बहुत सी चीज़ें दिखा देता है। एज अ दर्पण रहेगा एकदम इत्तू सा, और उसमें बहुत सी दूर दूर की चीज़ें दिखाई दे देती है इसमें। तो यही सब इसकी बेनिफिट्स हैं। ये क्वेश्चंस आएंगे आपके 2 नंबर क्वेश्चंस में एज अ PY जब हम कराएंगे ना 2 नंबर वाले, मतलब एज अ लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस, तो उसमें सारे होंगे। और इंशाल्लाह कहीं पूछ दे तो बहुत मज़े मज़े आप लोगों के, क्योंकि ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप लोग इस पर गौर कीजिएगा लो। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य कहलाता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है अपचयन, सेकंड ऑप्शन है, देखिए दोनों अपचयन हो गया। देखिए एक को हम उपचयन करते हैं, ये जो हमारा है ना ये उपचयन है। फर्स्ट है उपचयन, सेकंड है अपचयन, थर्ड है संक्षारण, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हास्य। देखिए हास्य यानी बेसिकली होता है, हास्य मीन्स कमी। तो देखिए जब भी किसी बड़ी ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे
हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट है, यदि रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो, उसे अपचयन कहते हैं। तो देखिए बेसिकली इसमें हुआ क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हाइड्रोजन को गोली मारी है, पहले ऑक्सीजन की इसमें कमी हो गई है। तो जैसे ही देखेंगे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो डायरेक्ट हम मारेंगे, इसका आंसर हो जाएगा अपचयन। ख ऑप्शन इज राइट आंसर। तो चलिए ये भी अच्छा क्लिक मतलब क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग से क्वेश्चन करना था कि आप मैथ्स के आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट में कहिए, कहीं कह दीजिएगा कि अगर आप लोग कमेंट क्या कह रहे हैं हम, मतलब आप लोगों ने यदि चाहिए मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मतलब कराने को, तो हम करा देंगे। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग को यदि करना होगा मैथ्स के भी क्वेश्चंस, तो हम सॉल्व करा देंगे। उसमें भी बहुत से भाई मैथ्स पढ़ने में तो मज़ा आ जाता है टेंथ क्लास का। तो चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 18 नंबर कह रहे कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वैश्विक ऊष्मन के लिए ना उत्तरदायी जो गैस है ना, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी का ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर कह रहा है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है अमाशय से, सेकंड ऑप्शन है अग्नाशय से, थर्ड ऑप्शन है छोटी आंत से, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पीत रस जो होता है ना, वो बेसिकली जो होता है ना, वो अग्नाशय से तो, या फिर छोटी आंत, कहाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोग तो जल्दी जल्दी बताइए। तो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो मन में ही इसका आंसर आप लोग को दे देना चाहिए। तो देखिए जो पीत रस होता है ना, वो अग्नाशय से स्रावित होता है, यानी कि ख ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर कह रहा है कि कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं है। देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ना आँख का रंग, सेकंड ऑप्शन है चमड़ी का रंग, थर्ड ऑप्शन है शरीर का रंग, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर होना चाहिए ना, उसको देखते हैं। बाल की जो प्रकृति है ना, बाल की प्रकृति इसमें दिया ही नहीं है। वाह, आंसर होगा बाल की प्रकृति। भी टाइपिंग बहुत गलती करते हैं। देखिए इसको हम काटते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बाल की प्रकृति। देखिए जो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का कहने का जो मेन जो सीन है, इसको सारांश को समझिए क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जो कहने का मतलब है कि जो वंशागत जो लक्षण होते हैं ना, वो कौन नहीं है। देखिए बाल का रंग ना, आपके माँ बाप के मतलब जो वंशागत जो लक्षण है ना, उसमें ये बाल का रंग नहीं है। ये नहीं कि आपकी अम्मी का जो बाल जो है वो भूरा है, तो आपका ये बाल भी भूरा होगा, ये कोई मायने नहीं रखता है। आपका ब्लैक भी हो सकता है, अदर कलर भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल का रंग। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन एक देखिए, अब यहाँ से आया इंटरवल हमारा। मूवीज़ में आता है ना, आधा फिल्म जब कंप्लीट होता है। देखिए इंटरवल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और 20 क्वेश्चन। देखिए हाँ, पहले जो क्या होता था ना, 2019 से 2000 कब से, आई थिंक 2022 से शुरू हुआ डबल डबल क्वेश्चन मिलना, वरना इसके पहले ना 2019 में हम लोग का मतलब कि इसमें जो जितने भी मतलब एग्ज़ाम्स होते थे ना, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिमिटेड होते थे। 40 क्वेश्चन, जैसे में 40 मार्क्स के होंगे ना आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना। हाँ, तो इसमें ना क्या होता था, 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। लेकिन अब देखिए और आप लोगों को कितनी सुविधा हो गई है, 80 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और आप लोग को बस 40 क्वेश्चंस बनाना है। तो आप लोगों को 230 में 230 लाना चाहिए, एकदम इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। मेरा जो था ना 230 में मेरा 219 आया था मेरा मार्क्स। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आप लोग का भी बेस्ट मार्क्स आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है। देखिए एक होता है आवर्त और दूसरा होता है समूह। तो देखिए समूहों की संख्या जो है ना, वो है 18, और आवर्त की संख्या आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के में समूहों की संख्या कितनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के बेसिकली 6 परमाणु होते हैं। देख लेते हैं हम लोग इसका मतलब ऐसा इसका समीकरण लिखकर हम देख लेते हैं। देखिए ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। और क्या इसमें कह रहा है, कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु, तो देखिए ग्लूकोज के के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एक अणु में कितने परमाणु है। जो ये नीचे होता है ना, इसे परमाणु कहते हैं, और ऊपर जो है ये एक। तो एक ऑक्सीजन में कितना गो परमाणु, 6 गो परमाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 इज राइट आंसर। तो चलिए ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए शुद्ध जल का
पीएच मान जो होता है ना बेसिकली 7 होता है। और देखिए रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और देखिए क्षार का पीएच मान होता है 7 से ज़्यादा और अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। तो ये सब जो मेन मेन जो टॉपिक्स है ना वो सब याद कर लीजिए। और हाँ, आप लोग से पूछना था कि आप लोग जैसे में एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सॉरी मैथ कहाँ से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और एसएसटी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 4 ही ना, हाँ। तो क्या आप सब उस सब मतलब सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज नोट्स चाहते हो? अगर चाहते हो तो कमेंट में यस कह दीजिएगा और हम पूरा का मतलब वीडियो एज अपलोड कर देंगे। तो हम वीडियो तो अपलोड कर ही देंगे, बस आप लोग पढ़िए तो सही। आप लोग देखते ही नहीं वीडियो, तो हम क्या ही करें अब। चलिए कोई ना, बस आप लोग को चाहिए नोट्स ना तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह सारे सब्जेक्ट, सॉरी सारे सब्जेक्ट नहीं, हाँ, साइंस और एसएसटी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे के चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, इंशाल्लाह ज़रूर कराएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर कह रहा है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। देखिए देखिए किस किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। देखिए बेसिकली जो लाल होता है ना, और लाल रंग, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। और यहीं पे पूछ दे किसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो यहीं पे आपका बैगनी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक प्रिज्म होता है ना, एज अ प्रिज्म, तो जब इसे श्वेत जो प्रकाश की किरणें जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा जो नीचे झुकता है ना वो हो जाता है हमारा बैगनी रंग, लेकिन जो सबसे नहीं झुकता है ना वो हो जाता है हमारा लाल। तो जो ज़्यादा नहीं झुकता है ना उसी का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, और जो ज़्यादा झुकता है उसका तरंगदैर्घ्य कम हो जाता है। यही ऐसे इसको ऐसे समझ लीजिए ना कि जो ज़्यादा झुक जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे ये देखिए बैगनी रंग ज़्यादा झुक गया है तो इसकी तरंगदैर्घ्य कम हो गई है, और लाल नहीं झुका है तो इसकी वैल्यू बढ़ी हुई है, तरंगदैर्घ्य बहुत सबसे ज़्यादा है। तो बेसिकली ये ट्रिक से याद कर लीजिए लो। चलिए ऐसा ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते बन गया ट्रिक। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। देखिए बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है ना वो संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है कि इथेनॉल, सेकंड ऑप्शन है प्रोपेनॉल, थर्ड ऑप्शन है एथेनॉल कम, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल का उपयोग ना बेसिकली ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो एक इससे याद कीजिएगा, अम्ल नीले को लाल कर देता है। और देखिए एज अ एक ट्रिक बताते हैं। तो जैसे में आप लोग ऐसे इसको सीरियसली ना लीजिएगा, हम किसी मजाक वजाक नहीं उड़ाना चाहते, लेकिन फिर भी लेकिन आप लोग बस ट्रिक पे फोकस कीजिए, इसका ज़्यादा तीर का ताड़ मत बनाइएगा इस ट्रिक को। देखिए जैसे में कोई टीचर होंगे, अनिल नाम के टीचर होंगे, तो एज अ उनसे ऐसे याद कर लीजिएगा, अनिल सर छोलनी, यानी इससे इसका जो क्या हो जाएगा ना, बेसिकली यहाँ हम लिख नहीं पा रहे हैं ना यहाँ पे, अनिल सर छोलनी, यानी अनिल, देखिए अनिल से क्या हो जाएगा, अम्ल जो होता है नीले को लाल करता है। क्लियर है, अनिल अनिल तो हो गया। उसके बाद सर, सर को हटाइए, उसके बाद क्या है, छोलनी, छोलनी को लिखते हैं छोलनी। तो छोलनी से क्या हो जाएगा, क्षार जो होता है ना लाल को नीला कर देता है। तो यही जो बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये जो पॉइंट है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, ये मतलब ट्रिक को याद कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे जैसे क्वेश्चन कर दे कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पदार्थ को नीला कर देता है, तो डायरेक्ट कर ऐसे कीजिएगा, अनिल यानी नीले को लाल करता है, तो इसे नहीं तो नीले को लाल करता है यानी अम्ल होगा, तो अम्ल नहीं होगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, एज मतलब अनिल यानी नीले को लाल करते हैं। तो बेसिकली ईजिली आपका हो जाएगा, आंसर क्लिक हो जाएगा। वरना आप लोग आप लोग इसका डिफिनीशन याद कर दोगे, अम्ल नीले लिटमस पर्स को लाल कर देता है, ऐसा इसमें टाइम लगेगा। डायरेक्ट ऐसे याद कीजिएगा, अनिल सर छोलनी, तो ईजिली हो जाएगा। अम्ल नीले को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। तो चलिए जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे तो ही हम क्षार कहते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर कह रहा है कि नहीं, क्या कह रहा है ये, नहीं करती चिन्ह प्रॉपर्टी, नहीं, कुछ क्वेश्चंस इसमें गलती हुई है, क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है। देखिए हाँ, देखिए कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार
दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। देखिए, दर्पण के सामने कभी भी वस्तु रखी जाएगी ना, तो उनकी दूरी ना हमेशा हमेशा ऑलवेज, ये अपने माइंड में बैठा लीजिए ना, हमेशा दर्पण के सामने यदि कोई भी वस्तु लिया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है, तो उसकी दूरी हमेशा हमेशा निगेटिव लिया जाएगा। ये ना आप दिमाग खोल के बैठा लीजिए, कहीं सारे बात को भुला जाइए, लेकिन इस बात को कभी कभी नहीं भुलाइएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इस पे स्टार हम लगाते हैं। स्टार लग गया, हमें स्टार भी बनाना नहीं आता है, बहुत ख़राब आर्टिस्ट है। तो चलिए, आप लोग बस समझ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? क्यों? देखिए क्योंकि इसके रीजंस बहुत हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, ना जी ना। देखिए, सेकंड ऑप्शन, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये भी नहीं। थर्ड ऑप्शन है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। जी हाँ, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसी की वजह से खाद्य पदार्थ के डब्बों में जिंक के बजाय टीन का लेप लगाया जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। देखिए, जो हमारा जो दिमाग होता है ना, वो संवेदी ग्राही अंग नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा बढ़ता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर कह रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो देखिए, समजात यानी एक ही जात का, ऐसा होगा नहीं। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है कि हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। सेकंड ऑप्शन है हमारा दांत और हाथी का दांत। थर्ड ऑप्शन है आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा ना, वो हो जाएगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ने की कोशिश कर रहे, मतलब कोशिश नहीं, बढ़ते हैं भाई। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है 33 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो देखिए, विद्युत शक्ति को निरूपित करने के लिए आई स्क्वायर आर जो होता है वही निरूपित करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली की चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो देखिए, इसका जो आंसर बेसिकली हो जाएगा वो हो जाएगा आधे, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। देखिए, पुनरुद्भवन आप लोग हिंदी में सुन रहे हो तो थोड़ा सा पुनरुद्भवन, ये भाई कौन सा नया वर्ड आ गया। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, पुनरुद्भवन को ही हम रीजनरेशन कहते हैं। तो वही हो जाएगा रीजनरेशन, यानी दोबारा जन्म लेना। देखिए, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, छिपकली होती है, उसका पूंछ कट जाता है तो दोबारा वो फिर से हो, मतलब ऐसा उसे क्या कहते हैं, फिर से उसका पूंछ मुकम्मल हो जाता है कुछ दिनों में, तो उसको ही हम रीजनरेशन कहते हैं, उसको ही हम पुनरुद्भवन कहते हैं। तो देखिए, तो हमने बताना है कि कौन सा जो है वो पुनरुद्भवन का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रा, सेकेंड ऑप्शन है अमीबा, थर्ड ऑप्शन है स्पाइरोगारा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस पे जितने भी ये जो है ना ऑप्शंस, वो कोई भी पुनरुद्भवन का उदाहरण नहीं है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर कह रहा है कि कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है। देखिए, अजैव निम्नकरणीय कचरा जो है ना, वो हो जाएगा हमारा थर्मोकोल। थर्मोकोल आप लोगों ने देखा होगा एज अ, ये तो थर्मोकोल तो इंग्लिश में हो गया ना, और हम लोग एज अ भोजपुरी में फोम उसे कहते हैं, वाइट वाइट का होता है ना। हाँ, तो वही फोम, तो उसको ही थर्मोकोल होता है। वो जो होता है ना, वो अजैव निम्नकरणीय होता है, वो जल्दी से गलने वाला नहीं होता है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। हाँ, ऑप्शन भी तो देखते, देखिए टिश्यू पेपर वो तो ईजिली वो डिजॉल्व ईजिली वो ना पूर्णतः मतलब सड़ गल जाएगा, और केले का छिलका ऑब्वियसली, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो होनी ही है, इसे सड़ना ही है। लेकिन जो थर्मोकोल होगा ना, वो नहीं भाई, नहीं सड़ने वाला है, ये तो बिल्कुल नहीं सड़ने वाला। तो चलिए अगले जो क्वेश्चन है 37 नंबर कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। देखिए, तो टिंडल इफेक्ट जो होता है ना, वो जो लाइट के लाइट की कौन सी जो लाइट की जो होता है ना, प्रकाश की जो प्रकीर्णन जो होता है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ना वो रिप्रेजेंट करता है। तो
इसको देखते हैं, इसका ऑप्शंस देखते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है वो है प्रकाश का परावर्तन, सेकंड ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश का विक्षेपण और फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश का परिकिरण। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा घ इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर कह रहेगा पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है पुंकेसर, सेकंड ऑप्शन है जायांग, थर्ड ऑप्शन है पंखुड़ी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए पुष्प का जो नर जननांग होता है ना उसे हम पुंकेसर कहते हैं, यानी क नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए विरंजक चूर्ण ना ये भाई बहुत ही ये सब फेमस क्वेश्चन है। ये जो सेकंड जो चैप्टर है ना इसमें विरंजक चूर्ण, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बाद क्या है नए सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें 10 जल मिला होता है उसे, हाँ धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब जो है ना बेसिकली ये सब के क्वेश्चन सब के ना टॉपिक वाइज हम नोट्स इंशाल्लाह ज़रूर आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग बस बने रहिए चैनल पे और दिल से सपोर्ट कीजिए। हम सारे जितने भी है ना एसएसटी, साइंस, उर्दू, नॉन हिंदी और इंग्लिश में तो खैर आप लोग पास इजीली अच्छे मार्क्स लाइएगा, और मैथ्स सबके नोट्स वगैरह कराए जाएंगे। देखिए सबके नोट्स वगैरह दिए जाएंगे और क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। देखिए मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं तो अपने एग्ज़ाम को साथ में लेकर चलते हुए आप लोग को भी हम पढ़ा रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और साथ में आप लोग भी करा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा, आप लोग का एक फ़र्ज़ नहीं बनता है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिए और चैनल पर नए हो तब सब्सक्राइब कीजिएगा। ये नहीं कि सब्सक्राइब कर दें फिर से दोबारा कर दें, ना भाई ऐसे ना करें। तो चलिए देखिए विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक जो सूत्र होता है ना वो होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। देखिए इसका तो एक नाम होगा विरंजक चूर्ण, दूसरा हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अगला नहीं ये लास्ट का क्वेश्चन है। 2019 में जो फर्स्ट सिटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। भाई इतना क्वेश्चन 39 क्वेश्चन हम कराएं तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे सकते? बिल्कुल देना है आप लोगों ने। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सॉरी ऑप्शन देखते हैं। गंगा में मछली पालन, सेकंड ऑप्शन है गंगा में कपड़ों का धोना, थर्ड ऑप्शन है गंगा में अधजले शव को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना। देखिए इसका आंसर आप लोग तो इंशाल्लाह हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बेसिकली बहुत ईजी है और ऑप्शन भी इतना हिंट भी है आप लोग के पास, अब क्या चाहिए। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए लो, और अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पे यदि नए हो तो, और वीडियो को भी लाइक वगैरह कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि थोड़ा सा हम लोग को भी मोटिवेशन मिल सके। वीडियोस बनाते हैं ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने के टाइम, लेकिन जब व्यूज़ देखते हैं ना, व्यूज़ कम आता है तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं ना, ऐसा इतने कम व्यूज़, लेकिन इंशाल्लाह व्यूज़ आएंगे अच्छे खासे। चलिए आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए, और भाई सपोर्ट करो या ना करो, बस आप लोग बताओ पढ़ाई की क्वालिटी बढ़िया मिल रही है या नहीं मिल रही। पढ़ाई की बढ़िया ना मिले तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मैम सॉरी दी आप बढ़िया से नहीं पढ़ा रही हैं, आप यहाँ पे आपकी गलती है, ऐसे पढ़ाओ, तो हम वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।